औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आज हम एक बर्निंग इशू जो आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो केस चल रहा है, हम इस सिलसिले में कुछ बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी बैनुल अक़वामी अदालत व इंसाफ, ये है क्या, किसके अंडर में है, इसके एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, इसकी पावर्स क्या है, ये इम्प्लीमेंट कैसे करवाती हैं अपने ऑर्डर्स को, और किस किस्म की केसेस इन अदालतों में, ये इंटरनेशनल अदालत में दायर किए जाते हैं। हम इस पर एक सरसरी सी बात करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे भाइयों को और हमारे मुल्क के अवाम को खुसूसन ये पता रहे कि ये कोर्ट क्या है। आजकल ये बहुत चर्चा है कि हमारे मुल्क के कुछ ऐसे केसेस जो इंटरनेशनल कोर्ट्स में चल रहे हैं, तो इसीलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये न्यूजीलैंड में है। ये इसके 15 जजेस होते हैं और हर जज की जो टर्म है वो 9 ईयर्स 9 साल के लिए ये इलेक्ट होते हैं थ्रू जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू इलेक्शन ये लोग इलेक्ट होते हैं। इनका ताल्लुक़, ये जितने जजेस हैं, इनका ताल्लुक़ डिफरेंट कंट्रीज से होते हैं और ये जो 5 बड़ी पावर्स हैं उनके मुस्तकिल उनके जजेस होते हैं। 5 जो हम सब जानते हैं कॉन्टिनेंट के। एक एशिया को मिला हुआ है चाइना की सूरत में, 1986 से उनको मिला हुआ है ये। तो हम ये बात करने की अब कोशिश कर रहे हैं कि इनके ये क्या है, ये कौन कौन सी चीज़ों को कवर करते हैं, कौन कौन से केसेस को, किस नौइयत के केसेस को ये अपने कोर्ट में चलाते हैं और कैसे चलता है। ये तनाज़ात के तस्फिया और बैनुल अक़वामी बरादरी को इंसाफ मुहैया करने के लिए बेसिकली बनाया गया है। ताहम इसकी एक अहम और मखसूस हैसियत है, इसकी बड़ी हैसियत है। ये यूएन का, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। ये एक अहम तरीन इदारा है यूएन का। यूएन के तमाम मेंबर्स इसके मेंबर होते हैं। उसके अलावा भी इसके जो यूएन के मेंबर नहीं होते वो भी इसके मेंबर्स होते हैं ज़रूरत के तहत। यूएन के तमाम मेंबर को ये हक़ हासिल है कि वो अपने तनाज़ात यानी डिस्प्यूट्स, लीगल डिस्प्यूट्स, इसको हम तशरीह करेंगे व्हाट इज़ अ लीगल डिस्प्यूट्स, इसके तस्फिया के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए, इसके सेटलमेंट्स के लिए इस अदालत से रुजू किया जाता है अगर चाहे। मगर आजकल चूँकि एक कंट्री अगर ना चाहे, दूसरा कंट्री चाहे, तो दीगर कंट्रीज़, चूँकि लॉबिंग का सिलसिला आजकल दौर है, तो दीगर उस कंट्रीज़ के जो दोस्त हैं वो लॉबिंग करते हैं और वो फिर दूसरे कंट्री को भी मजबूर कर देते हैं इस कोर्ट में आने की। इस इदारे का दायरा कार यूएन के मुकाबले में, इसलिए यूएन, यूनाइटेड नेशन के मुकाबले में इसका दायरा कार, इसका काम का जो दायरा बहुत वसी है। यूएन का चूँकि मखसूस है मगर पावर यूएन के पास बहुत है। ये
इनका जो दायरा कार है यूएन के मुकाबले में इसलिए ज़्यादा वसी है कि जो मुल्क यूएन के रुकन नहीं बन सकते, चूँकि उसके लिए शराइत होती है यूएन के रुकन बनने के लिए, वो भी इसकी यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के रुकन बन जाते हैं, बन सकते हैं, अगर वो एक जो शराइत है उसको, थोड़ी हल्की फुल्की शराइत है उसको पूरी कर ले। तो इस कोर्ट में यानी ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें आपने मुकदमात पेश कर सकते, अपने मुकदमात जो कंट्रीज़ है वो अपनी केसेस जो है वो पेश कर सकते हैं और इसके ज़रिए इंसाफ हासिल करने की कोशिश करते हैं। इसके दायरे कार में वो तमाम उमूर, वो तमाम काम शामिल हैं जिनके मुताबिक यूनाइटेड नेशन का कोई इदारा या मुल्क या ममालिक कानूनी मशवरा के लिए अपना मामला अदालत इंसाफ के रूबरू पेश करते हैं या कर सकते हैं या किया जाता है। इस अदालत की यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी, यानी इसकी अहमियत क्या है, इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि ये अक्सर व बेशतर जब कोई ममालिक आपस में कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो आम तौर पर जब एग्रीमेंट करते हैं तो उसके मुआहदे में ये सेक्शन भी शामिल की जाती है। दफ़ा, सेक्शन, आर्टिकल, ये इसके एक नंबरिंग दी जाती है ताकि समझने में, समझाने में, केस लड़ने में जज को भी समझने में आसानी हो और वकला भी आसानी के साथ अपनी बात को समझा सके। ये कौन सा आर्टिकल है, ये कौन सा सेक्शन है, ये कौन सा दफ़ा है, तो इसको नंबरिंग इसलिए दी गई है। असल में नंबरिंग की पहचान के लिए, पहुंच के लिए, अप्रोच इजी हो जाए इसलिए नंबरिंग दी जाती है। तो इसके जो सेक्शन है, किसी भी डिस्प्यूट की सूरत में ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उससे रुजू किया जाएगा। अगर एग्रीमेंट होती है और डिस्प्यूट हो जाए, एक पार्टी मानती है, एक पार्टी नहीं मानती, तो वो इंटरनेशनल ट्रीटी के ख़िलाफ़ वर्जी हो रही है तो वो कहाँ जाएगा? अपने मुल्क के सुप्रीम कोर्ट में अगर जाएगा तो वो बोलेगा दूसरे कंट्रीज़ जो है वो अंडरस्टूड है कि उनके वो क्यों एक्सेप्ट करें, या हम दूसरे कंट्री के इदारों को के कंट्रीज़ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्यों हम कबूल करें, एक्सेप्ट करें, माने। इसीलिए इस कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया है ताकि पार्शलिटी ख़त्म हो, जानिबदारी ख़त्म हो, मुत्तफ़िक़ हो दोनों फ़रीक़ जिन दोनों ने मुआहिदा किया है। फिर वो दोनों अपने अपने प्लेंट को, अपने अपने मामलात को अदालत के रूबरू पेश करते हैं और फ़रीक़ीन पर यह लाजिम होता है जब वो केस दाखिल करते हैं इसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो दोनों फ़रीक़ीन, दोनों पार्टी, दोनों जो एग्रीमेंट कर रहे होते हैं उस पर यह लाजिम होता है कि वो फ़ैसलों की पूरी पाबंदी करे। यानी जो अदालत फ़ैसला दे, ऐसा ना हो कि अब अगर किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसला जा रहा है तो वो ना माने। आम तौर पे ये बाद में बताएंगे उनके पावर्स कितने हैं, क्या है। तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की समाअत के दौरान कानूनी माखज़ के तौर पर इसे बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों और उसूलों को अख्तियार करती है। अब ये बैनुल-अक़वामी उसूल और ज़ाब्ता क्या है, पहले हम बातचीत कर चुके कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के ये जो यूएन के चार्टर्ड में आपके क्या राइट्स हैं, पहले बात की जा चुकी फ़र्द के राइट,
यकीनन बात हो चुकी है, इसलिए दूसरे अगर हमसे आप दूसरी वीडियो को देखेंगे तो बात बड़े वाज़ेह हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर नॉलेज। सो फ़र्द की राइट्स, अफराद की राइट्स, माशरे की राइट्स, कंट्री की राइट्स, ग्लोबल राइट्स, उसी तरह घर की राइट्स और फिर बाहर की राइट्स यानी हुकूक। अच्छा, जब भी हम लोग जो अभी यहाँ बातचीत करते हैं, हम इसमें देखिए खाली राइट्स की बात नहीं करते, क्योंकि राइट्स अकेला अगर हुआ तो ऐसी ही है कि कोई दुनिया में जन्म लिया अकेला, वो आदम थे, वो ईसा अलैहिस्सलाम थे जो अकेला फ्रॉम वन पेरेंट आए दुनिया में। लेकिन अकेला का राइट अगर अकेला हुआ तो बेकार है, उसकी वैल्यू नहीं है, वो इम्प्लीमेंट उसमें बहुत मुश्किल है। आई डोंट थिंक सो कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन इजीली हो सकती है। लिहाजा राइट्स के साथ ड्यूटीज़, राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं। इस बात को ख़ास ख्याल रखिएगा। जहाँ हम बात करें राइट की, अंडरस्टूड हो जाए कि मेरा राइट और आपका राइट, बोथ राइट्स गोज टुगेदर, देन यू कैन गेट योर जो भी डिमांड हो, ग्रेवेंसेस हो। तो हम बात कर रहे थे यहाँ कि दोनों ममालिक जो कोर्ट में हाजिर होते हैं वो वो जो एग्रीमेंट किए हुए होते हैं यूएन के, उनके आर्टिकल्स के तहत वो पाबंद होते हैं कि वो जजों की बात सुने। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो डिसीशन है, जजमेंट है, डिक्री उसमें भी आते हैं, उसमें भी एक आर्जी डिक्री होती है, एक फिर परमानेंट हो जाती है, उसमें भी ये चीज़ें होती हैं, तो उसको माने। जिन्हें फ़रीक़ीन पहले ही तस्लीम, वो पहले दोनों जो पार्टी है पहले तस्लीम कर चुके हैं, फ़रीक़ीन का मतलब बोथ पार्टी, इन फैसलों के लिए बैनुल-अक़वामी रवाजात, बैनुल-अक़वामी जो तौर तरीक़ा, कानून, कायदा और साबका फ़ैसलों जो उसके जो फ़ैसले हो चुके होते हैं, साबका फ़ैसलों और बैनुल-अक़वामी माहिरीन कानून की एडवाइस से भी ये इदारा इस्तिफ़ादा हासिल करता है। दोनों पार्टी माहिरीन कानून के माहिरीन से फ़ायदा हासिल करते हैं और आम तौर पे इम्पार्शल होते हैं, वो जानिबदार नहीं होते हैं आम तौर पे, इल्ला माशाल्लाह। वो उसके लिए कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको स्मार्ट रहना पड़ेगा, उसमें होशियार रहना पड़ेगा, तब जा कर के वो, वरना वो इस्तेमाल हो जाएंगे। तो ये हम बात कर रहे थे कि इनके जो किस तरह ये फंक्शन करता है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम इसको सेकेंड एपिसोड में इंशाअल्लाह ताला इसको मज़ीद बात को आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए हमें वक्फा दीजिए, इंशाअल्लाह ताला फिर बात होती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।